24 जनवरी 2022 को मुंबई के सांताक्रूज़ थाने में निर्भया हेल्पलाइन का उद्घाटन चल रहा था। इसी बीच 55 वर्षीय कैथलीन जो है अपनी 28 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की तहरीर लेकर पहुँचती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि जो है उनकी बेटी 24 जनवरी को सुबह 11 बजे के आस-पास मेडिकल चेकअप के लिए निकली थी। अपनी स्कूटी लेकर गई थी और उसके साथ जो है एक लैपटॉप भी था। मुझसे यह बोला उसने कि मम्मी मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। लेकिन शाम को जब 8 बजते हैं तो कैरोल का फ़ोन आता है। कैरोल कहती है कि मम्मी मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आप चिंता न करिएगा, मैं घर वापस आ जाऊँगी। दोस्तों, रात के साढ़े 12 बज चुके हैं और उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, पैरोल का कोई पता नहीं चल रहा है। तो जो पुलिस होती है, वह 55 वर्षीय कैथलीन की तहरीर तो ले लेती है, लेकिन जो गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, वह दर्ज नहीं करती है। और दोस्तों, 28 वर्षीय कैरोल कहाँ थी? ज़िंदा थी या मर चुकी थी? या फिर जो है अपने किसी दोस्त के साथ घर से भाग चुकी थी? दोस्तों, पैरोल के साथ क्या हुआ, यह देखने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आरके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, यह बात है 3 फरवरी 2022 की। मुंबई के महाराष्ट्र के से अहमदाबाद तरफ जाने वाले हाईवे के पास एक शहर पड़ता है पालघर। पालघर के पास एक जगह पड़ती है मनोहर। वहाँ से गुज़र रहे नामदेव नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ से बह रहे एक नाले में एक फँसी लाश को देखा। इसकी सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पालघर थाने में दे दी। वहाँ के एसओ विष्णु कुमार भोई जो है तत्काल घटनास्थल पे पहुँचते हैं और नाले में फँसी लाश को बाहर निकलवाते हैं। दोस्तों, लाश बुरी तरह से गल चुकी थी, उससे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। लाश को कई दिनों से नाले में पड़े होने की वजह से कुछ हिस्सा लाश का मछलियाँ भी खा गई थी। लाश को देखने से यह लगता था कि लाश को बुरी तरह से किसी बड़ी चीज़ से कुचला गया है और उसके शरीर पर एक के बाद कई बार चाकुओं के माध्यम से वार किए गए थे। दोस्तों, अब थाना पालघर के जो एसओ विष्णु कुमार भोई होते हैं, वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को कॉल करके बुला लेते हैं। फॉरेंसिक टीम होती है जो वहाँ पे निरीक्षण करने के बाद जो भी सबूत मिलते हैं अपने पास रख लेती है और उसके फ़ोटो खींच करके आस-पास के इलाके में लाश की शिनाख्त करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है उस लावारिस लाश बुरी तरह से सड़ी होने के कारण वह पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कपड़ों से लग रहा था कि यह लाश किसी लड़की की है जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 या 30 वर्ष से होगी। जो विष्णु कुमार भोई होते हैं, इस बार इस घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे देते हैं। अब उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद चूँकि यह मामला जो है पालघर थाने का होता है, इसलिए यह केस पालघर थाने को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसके मुख्य जाँचकर्ता विष्णु भोई और इनके साथ 2 और इंस्पेक्टर होते हैं। कुल मिलाकर के इनकी टीम में लगभग 12 लोगों की टीम हो जाती है। अध्यक्ष विष्णु कुमार भोई होते हैं। अब वह अपनी जाँच की जो एंगल है वह तराशने लगते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं इस केस की जाँच किस दिशा में की जाए ताकि हमको उचित दिशा मिले और इस केस को हम जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसकी जाँच कहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि लाश की हालत देखकर तो उसको पहचान में भी वह नहीं आ रही थी। इसी बीच जो है एक मुंबई थाने से एक जानकारी मिलती है कि 24 मार्च को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई गई थी। अब जो थाना विष्णु कुमार भोई होते हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए अब मुंबई थाना के सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन से संपर्क करते हैं और वहाँ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को जेजे हॉस्पिटल मोर्चरी तुरंत बुलवा लेते हैं। दोस्तों, वहाँ की जो पुलिस होती है अगले ही दिन जेजे हॉस्पिटल कैथलीन और उनके कुछ रिश्तेदारों को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहले लाश जो होती है वह कैथलीन के रिश्तेदार देखते हैं और रिश्तेदार देखते ही उनकी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि लाश की हालत जो थी उससे वह लोग देख के डर गए थे और वह पहचानने से इनकार कर दिए थे। लेकिन जब कैथलीन आती है और मोर्चरी में रखी लाश को देखती हैं, तो वह अपनी बेटी को तुरंत पहचान जाती हैं। उस लाश की पहचान 28 वर्षीय कैरोल नामक लड़की के रूप में होती है, क्योंकि उस लाश के कमर पे और दिल का टैटू बना हुआ था, जो कि कैरोल ने 4 साल पहले खुदवाया था और इस बात की जानकारी उसकी माँ को पहले से ही थी। शव होता है वो कैथलीन को दे दिया जाता है। 3 मृतक कैरोल का दाह संस्कार कर दिया जाता है और दूसरे दिन
पाल घर की जो पुलिस होती है, कैथरीन के घर पहुँचती है और शुरुआती जाँच शुरू कर देती है। तो कैथरीन पुलिस को बताती है कि 24 जनवरी 2022 को मेरी बेटी अपनी स्कूटी पर मेडिकल चेकअप के लिए बाहर निकली थी और यह कहकर निकली थी कि मम्मी मैं शाम तक घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब शाम हो जाती है तो करीब 8 बजे के आस-पास कैरोल मुझे फ़ोन करती है और कहती है कि मम्मी मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा और आप चिंता ना करिएगा, मैं टाइम से घर वापस आ जाऊँगी। कुछ घंटे और बीतते हैं, करीब 11 बजे के आस-पास जो है कैथलीन अपनी बेटी को फ़ोन करती हैं, लेकिन उनकी बेटी का जो नंबर होता है वो स्विच ऑफ आता है और कैथलीन जो होती हैं बहुत परेशान हो जाती हैं। हार थक कर वो अपने सांता क्रूज़ थाना पहुँचती हैं और साढ़े 12 बजे के आस-पास जो है इस बात की जानकारी वहाँ थाना देती हैं। लेकिन कुछ ख़ास कार्रवाई ना करते हुए इस बात को धीरे-धीरे लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। ये जो पुलिस होती है वह पूछती है कैथलीन से कि आपको किसी पे शक है या फिर आपकी बेटी से किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? तो वह पुलिस को बताती है कि हाँ, मेरी बेटी का जो है 5 साल पहले से अफ़ेयर चल रहा था। वह एक जीको नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसका जो संबंध था वो ठीक-ठाक नहीं चल रहा था और वह उसे लेकर परेशान थी। मुझे शक है कि उसी ने मेरी बेटी का कत्ल किया है और वह बताती हैं कि जब कैथलीन गायब हुई थी उसके 2 दिन बाद जो है जीको के नाम का लेटर उसके कमरे में मुझे मिला था और यह लेटर जो है उसको दे यह लेटर क यह जो लेटर होता है यह पालघर पुलिस को दे दिया जाता है। लेटर में जीको की बेरुखी की बातों का ज़िक्र होता है, लेकिन इससे पहले वह उसको दे पाती, वह गायब हो जाती है। पालघर पुलिस के पास कैथलीन के बयान के आधार पर जीको को हिरासत में तो ले सकती थी, लेकिन जो पुलिस होती है थोड़ी होशियारी बरतती है और उसके खिलाफ थोड़े और सबूत जुटाने में लग जाती है। पुलिस कैरोल और जीको का मोबाइल नंबर लेकर के उसकी कॉल डिटेल के लिए भेज देती है। साथ ही 24 और 25 जनवरी को जीको और जो कैरोल होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, वो भी मँगवाती है। इस बीच पुलिस होती है घटनास्थल का फिर दौरा करती है। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। अब वहाँ से पुलिस को बहुत ही अच्छी फुटेज मिलती है। उसमें जो है 24 जनवरी को करीब 8 बजे के आस-पास जो है जी और कैरोल एक स्कूटी पर पालघर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। साथ में एक लड़का और दिखाई देता है जो कैरोल और जीको को फॉलो कर रहा होता है। दोस्तों कुछ ही घंटों बाद कैरोल और जीको के कॉल डिटेल्स आ जाते हैं और साथ ही उनकी लोकेशन भी आ जाती है। कॉल डिटेल्स में यह पता चल जाता है कि 24 जनवरी को जीको और कैरोल एक साथ थे और साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो होती है यह सबूत दे रही होती है कि ये जो जीको कैरोल का मर्डर किया है और इसके साथ में जो इसका एक दोस्त होता है उसका भी कहीं न कहीं इस मर्डर में हाथ है। अब पालघर पुलिस के पास जीको को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त सबूत हो चुके थे। अब पालघर की जो पुलिस होती है तत्काल कार्रवाई करते हुए जीको के निवास स्थान मुंबई में छापा डाल देती है और जीको और उसके पिता के पार्टनर देवेंद्र को भी हिरासत में ले लेती है। जीको और देवेंद्र को हिरासत में लेकर पुलिस जो है पालघर थाने पहुँचती है और उनसे पूछताछ जारी हो जाती है। पहले तो जीको और देवेंद्र जो है उसके मर्डर में कोई हाथ ना होने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस जो है उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, उनका सारा भेद खुल जाता है। पुलिस के सामने अपना कुकर्म जो है कबूल कर लेते हैं। पुलिस को अपने कबूलनामे में बताता है कि यह बात साल 2017 की है, जब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और अच्छा पैसा कमाता था और जबकि वह जो कैरोल होती है, वह भी एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही होती है। जो कैरोल होती है, वह अपनी माँ की इकलौती औलाद होती है। उनके जो पिता होते हैं, वो बचपन में ही खत्म हो चुके होते हैं। कैरोल कैरोल को उनकी विधवा माँ ने बड़े ही प्यार और लाड से पाला था और उसको पढ़ा-लिखा करके एक अच्छा नागरिक बनाया था और उसके कुछ दिन बाद ही वह एक प्राइवेट कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है। धीरे-धीरे यह सब चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कैरोल के कोई किसी दोस्त ने इस जीको नामक दोस्त से मिलवाया और यह जो दोस्ती होती है धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगती है। जीको और कैरोल जो है आपस में बात करने लगते हैं और इनको धीरे-धीरे प्यार हो जाता है। चूँकि यह दोनों सेम धर्म के होते हैं, इसलिए यह दोनों शादी करने का भी प्लान बनाते हैं। जीको होता है अच्छा पैसा कमा रहा होता है और कैरोल को जो है रोज़ शॉपिंग और इधर-उधर टहलाने ले जाता था और जो कैरोल होती है
वो जीको के पैसा कमाने की वजह से वो भी अपने खर्चे की आदी हो चुकी होती है। हालाँकि वो भी कॉल सेंटर में अपना काम करती थी, लेकिन वो अपने खर्चे भर का खुद ही कमा लेती थी। अब धीरे-धीरे थोड़ा और वक़्त गुज़रता है, अब ये दोनों जो होते हैं, इनके बीच तो शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब जो कैरोल होती है, एक दिन जीको से कहती है कि जीको, अब मुझे आपसे शादी करनी है, अब इसके बारे में आप अपने पापा से बात करेंगे। तो जीको होता है, कहता है हाँ, मैं अब जो है अपनी शादी के बारे में अपने पिता से बात करूँगा। जीको जब अपने पिता से कैरोल और अपनी शादी के बारे में बात करता है, तो के जो पिता होते हैं, वह कैरोल से शादी करने के लिए साफ मना कर देते हैं। अब जो जीको होता है, बड़े ही असमंजस में फँस जाता है। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वह सोचता है कि जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, अब उस पे जाने का मतलब नहीं बनता। और उसी दिन से जो जीको होता है, कैरोल से बातचीत करना कम कर देता है और इसी बीच जीको को एक नई लड़की से प्यार हो जाता है, जो काफ़ी अमीर घराने से होती है। अब कैरोल जो होती है, उसके इरादों को समझ गई होती है और कैरोल जीको की बेवफ़ाई से बहुत ही दुखी हो जाती है। धीरे-धीरे यह समय 1 साल बीत जाता है और फिर जो है एक दिन कैरोल जीको को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, तो मैं तुमको जेल भिजवा दूँगी। यह बात सुनकर जीको जो होता है बहुत डर जाता है और कहता है कि तुम्हें जो करना हो कर लो, जा कर के मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और इस बीच जो है कैरोल को उसके दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चल जाता है। अब यह सोचकर जो कैरोल होती है, अपना आपा खो देती है, उसे फ़ोन पर फ़ोन करते रहती है। लेकिन जीको उसके फ़ोन का कोई भी जवाब नहीं देता है। कैरोल लगातार जीको पर अपनी शादी का दबाव बना रही होती है। इससे जीको जो होता है बहुत परेशान हो जाता है और वह जो है अपने लाइफ़ के सबसे बड़े काँटे को हटाने का निर्णय ले लेता है। 24 जनवरी के कुछ दिन पहले से वह जीको जो होता है वो कैरोल से बात करना शुरू कर देता है, ताकि उसको ऐसा लगे कि जो है जीको और कैरोल में सब कुछ ठीक-ठाक है। और एक दिन जीको जो है कैरोल को फ़ोन करके उससे मिलने के लिए बुलाता है और फिर जो है 24 जनवरी को कैरोल, जैसा कि मैंने बताया, 24 जनवरी को कैरोल जो है अपने घर से जीको से मिलने के लिए निकलती है और वह पाल घर के स्थित एक मनोहर नाम की सुनसान जगह पर दोनों स्कूटी के माध्यम से पहुँचते हैं और उसके साथ में जीको के साथ में उसके पिता का पार्टनर एक देवेंद्र भी साथ में होता है। हालाँकि जो कैरोल होती है उसको जानती होती है, लेकिन उसे ऐसी कोई बात नहीं लगती है कि उसके साथ अगले ही पल कुछ अनहोनी होने वाली है। और जैसे ही कैरोल और जीको नाले पर पहुँचते हैं, जीको कैरोल का मुँह पकड़ लेता है और मुँह पकड़ के जो है उसका गला दबा देता है। जो होती है अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जीको की मजबूत पकड़ के आगे वह हार जाती है और कुछ देर बाद उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही और उसका जो दोस्त होता है देवेंद्र, उसे लगता है कि कैरोल जो है अभी भी ज़िंदा है और अपना चाकू लेकर के उसके ऊपर सीने पर ताबड़तोड़ वार करता है, जब तक कि उसकी साँसें टूट नहीं जाती। और जीको होता है एक बड़े से पत्थर से उसका सर कुचल देता है और कुचलने के बाद उस लाश को उसी नाले में बहाकर वह दोनों घर वापस चले आते हैं। दोस्तों, जीको और देवेंद्र जो होते हैं इस तरह से कैरोल की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद जो पालघर पुलिस होती है, इन दोनों के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट इनको 10 दिनों की रिमांड की पर जेल भेज देती है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ में।